हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन। ये अलग अलग टर्म है जो आप लोग पढ़ते आए होंगे और हमेशा से आप लोगों का सर दर्द रहा होगा। तो आज इस सर दर्द को एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग जब ये टॉपिक पढ़ते होंगे तो बहुत स्ट्रगल फील करते होंगे एनसीईआरटी में। क्यों स्ट्रगल होता है भाई? ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो हमको स्ट्रगल कराता है? तो ये जो टॉपिक है अपने एनसीईआरटी के क्लास 11 की एनसीईआरटी जब आप देखने जाएंगे तो चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड से लेकर चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम तक जो है फैला हुआ है और बिखरा पड़ा है भाई। तो एक जो स्टूडेंट है जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, इतनी शायराना अंदाज में अपनी एनसीईआरटी लिखी हुई है, वो कैसे समझेगा इन टॉपिक्स को? तो आज के बाद ये आपका डर एकदम से तुम्हारा भाई ख़त्म कर देगा, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को एक जगह पर पढ़ाऊँगा, बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊँगा। और आज के बाद कभी भी आपको इस टॉपिक में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन फोड़ दोगे। और इजी वे में पढ़ाऊँगा भाई, बहुत अच्छे से समझाऊँगा और हर टॉपिक को जो है कनेक्ट करते हुए चलूँगा, क्योंकि जो हर टॉपिक है कनेक्टेड है पिछले वाले टॉपिक से। और जब ये बिखरी पड़ी हुई चीज़ें तो हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आते हैं, अगर हम इस टॉपिक को समझने के लिए तो हमें डाइवर्सिटी समझना होगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरीके की जो फॉर्म्स हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स लिविंग के फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन लिविंग के फॉर्म में हो सकती है। जो पहला चैप्टर है अपना लिविंग वर्ड, उस चैप्टर में ही एक डाटा मिलेगा आपको। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज की जो है डिस्कवरी हो चुकी है अभी तक। इतनी स्पीसीज की डिस्कवरी जो है साइंटिस्टों ने कर दी है। हम इसको क्या 17 से 18 लाख स्पीसीज भी कह सकते हैं। तो इंसान जो है भाई, इंसान एक जिद्दी प्राणी होता है, ये एक जिद्दी स्पीसीज है। ये क्या करना चाहती है? इन 17 से 18 लाख स्पीसीज को पढ़ना चाहती है। अब हम 17 से 18 लाख स्पीसीज को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा भाई, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है 17 से 18 लाख स्पीसीज को पढ़ना। तो हम इसको ईजी कैसे करें? तो इसको ईजी कैसे किया जाए? तो इसको ईजी करने के लिए अपने पास रोल आता है किसका? अगले टॉपिक का, टैक्सोनॉमी, जो कि है क्या? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? हम इन 17 से 18 लाख स्पीसीज को जब स्टडी करना चाह रहे हैं ईजी वे में, तो हम टैक्सोनॉमी की मदद लेंगे। अब बात चल रही है 17 से 18 लाख स्पीसीज को बहुत आसानी से पढ़ने की और समझने की। तो हम किसी चीज़ की मदद लेंगे जिससे हम इसे इजी तरीके से कर लें, तो हम लेते हैं टैक्सोनॉमी की मदद। टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो आगे चला जाए तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे। मान लीजिए आप 18 लाख लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप अलग अलग स्पीसीज हो, तो मुझे अगर आप लोगों को पढ़ना हुआ या समझना हुआ तो हम किस तरीके से ईजिली पढ़ सकते हैं? टैक्सोनॉमी की मदद लेंगे। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा अपना? आइडेंटिफिकेशन होगा। सबसे पहला स्टेप मेरा होगा कि आइडेंटिफिकेशन। मैं क्या करूँगा? आपके कुछ जनरल कैरेक्टर्स लूँगा। जनरल कैरेक्टर्स कैसे? जैसे कि आपका शेप, साइज, कलर, है ना, इस तरीके से लूँगा। शेप की मदद लूँ मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मुझे 17 से 18 लाख लोग देख रहे हैं इनमें से कुछ मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे, साइज कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे, कुछ कलर में देखा जाए कुछ गोरे होंगे, कुछ बहुत गोरे होंगे। इस तरीके से आप लोग के ये जनरल कैरेक्टर्स होंगे। तो मैं क्या करूँगा? आइडेंटिफाई करूँगा आप लोगों को आपके जनरल कैरेक्टर के बेसिस पर। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो भाई मैं नॉमनक्लेचर करूँगा। दूसरा स्टेप टैक्सोनॉमी का मैं क्या करूँगा? नॉमनक्लेचर। जो एक्सेप्टेड सिस्टम है वो है बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, और इसे दिया था सर लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। इनका नाम खुद कार्ल ओन लिन था, लेकिन ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए इन्होंने भाई सबसे पहले अपना ही नाम चेंज कर डाला और इन्होंने कैरोलस लीनियस रख लिया। दो शब्द में, कैरोलस और लीनियस। अब हमको नॉमनक्लेचर करना हुआ तो कुछ साइंटिफिक रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं नॉमनक्लेचर कर दिया जाता है, कुछ साइंटिफिक रूल्स होते हैं। अगर प्लांट्स के बारे में देखेंगे आईसीबीएन, एनिमल्स के बारे में देखेंगे आईसीजेडएन। तो इन रूल्स को कोड्स भी कहते हैं, है ना। अगर हम प्लांट का नेमिंग कर रहे हैं तो कुछ रूल्स होंगे, कुछ कोड्स होंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होंगे। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, इसका इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। अगर ये जो रूल्स हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होंगे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होंगे, इसको कैसे किया गया होगा? तो मान लीजिए आप बैठे हैं इंडिया के किसी कोने में, आप ही आलू का नाम हम दोनों रखना शुरू करते हैं। आपने उसको मोटा आलू नाम रख दिया, मैंने भी देखा भाई मोटा है, मैंने भी मोटा आलू नाम रख दिया। एक तीसरा बंदा है जो कि कुछ उसका कुछ और नाम रखता है, उसको गोल आलू कह देता है। एक चौथा बंदा है
वो उसको केवल आलू कहता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। साइंटिस्टों ने क्या किया, एक इंटरनेशनली मीटिंग बुलाई, उसमें कुछ रूल सेट किए, प्लांट्स के लिए सेट किए, एनिमल्स के लिए सेट किए कि हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उन्हीं को कोड्स बोलते हैं। अगर प्लांट के लिए कर रहे हैं तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इन नॉमेनक्लेचर को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो अपने एनसीईआरटी में केवल प्लांट्स पर फोकस होकर इन्होंने रूल्स दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल जो है, प्लांट के दो पार्ट होते हैं। प्लांट का जो नेम होता है वो दो पार्ट में होता है। एक होता है जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक प्लांट लेता हूँ जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरसम। इसको क्या बोलते हैं, आलू। एक प्लांट लेता हूँ सोलेनम ट्यूबरसम। अब इनका क्या कहना है, प्लांट पार्ट जो है, प्लांट नेम जो है दो पार्ट से मिलकर बना होगा। एक देखो सोलेनम से मिल लिखा हुआ है, दूसरा ट्यूबरसम। ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। तो जो दो पार्ट्स मिलकर बना होता है, एक होता है जेनरिक नेम जो कि सोलेनम है इसमें, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट जो कि ट्यूबरसम है इसमें। दूसरे रूल पर चलते हैं। जो फर्स्ट लेटर होता है जेनरिक नेम का वो कैपिटल में लिखा जाता है, जो फर्स्ट लेटर होता है स्पेसिफिक एपिथेट का उसे स्मॉल में लिखते हैं। फिर से वो एग्जांपल लेते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब देखिए, मैंने सोलेनम में एस कैपिटल से लिखा है जो कि जीनस है, जेनरिक नेम है, एस कैपिटल में है। ट्यूबरोसम में टी स्मॉल में है जो कि स्पेसिफिक एपिथेट है, जो स्पीसीज को डिनोट करता है। इसका फर्स्ट लेटर हमने स्मॉल में लिखा है। अगर हम तीसरा रूल है, अगर हम फ्री हैंड या टाइपिंग कर रहे हैं तो जो जेनरिक नेम है स्पेसिफिक एपिथेट है इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। लिख कर मैं आपको दिखाता हूँ, सोलेनम ट्यूबरोसम। हम इसको जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, ट्यूबरोसम को अलग अंडरलाइन करेंगे। ये रूल्स है भाई, रूल्स हैं जो कि पढ़ना है। आ भी जाते हैं, पूछ भी लेते हैं, है ना, ध्यान दे लीजिए। और दूसरा है, अगर हम इसको टाइपिंग में कर रहे हैं, फ्री हैंड में लिखेंगे तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। टाइपिंग कर रहे हैं तो हम इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, है ना, इटैलिक्स में। चौथा रूल है, अगर कुछ साइंटिस्ट बोले भाई मैंने इस प्लांट की खोज की है तो मुझे भी क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट भी दिया जाएगा भाई, सबका काम आना जाएगा। कोई साइंटिस्ट बोल दिया नहीं मुझे अपना तो नाम रोशन करना है, तो देखते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, लिनियस साहब थे, इन्होंने इस प्लांट की खोज की, इसका नाम रखा। इन्होंने बोला मैं इसका नाम रखता हूँ मैंगीफेरा इंडिका भाई, लेकिन मुझे भी अपना नाम रोशन करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, साइंटिस्ट का नेम जो है लिखना है तो उस नेम के लास्ट में लिख देते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं साइंटिस्ट का नेम। इसको लीन भी लिखा जा सकता है, इसको लीनियस भी पूरा लिखा जा सकता है, ये दोनों सही होगा। अगला जो रूल है वो होता है कि कोई भी नाम हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें जो लैंग्वेज होगी वो ग्रीक एंड लैटिन होगी। इस लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, कोई इनका यूज नहीं करता। आज की बात, आज के टाइम पर इनका कोई यूज नहीं करता बोलने पढ़ने लिखने के लिए, तो इनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेज होती हैं। अब टैक्सोनॉमी में आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन समझ लिया, नॉमेनक्लेचर भी मैंने बता दिया, रूल्स भी बता दिए कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जो अगला पार्ट आता है टैक्सोनॉमी का होता है क्लासिफिकेशन। भैया तुमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, नॉमेनक्लेचर भी कर लिया, अब आगे क्या करोगे। तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कर देते हैं, उनको ग्रुपिंग कर दिया जिनका हमने नॉमेनक्लेचर किया है, तो हमको पढ़ना और फर्दर ईजी हो जाएगा। जैसे अपने पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैंने लिया काऊ, डॉग, मंकी, ये क्या है, आप बोल सकते हैं कि ये मैमल्स हैं। क्रो, पिजन, पैरट, ये क्या है, आप बोल सकते हैं ये बर्ड्स हैं। फ्रॉग क्या है, सबको पता है, ये एम्फीबिया है। तो मैंने ये एग्जांपल लिए, कुछ किस में आ गए, मैमल्स में आ गए, कुछ बर्ड्स में आ गए, कुछ एम्फीबिया में आ गए। तो मैंने कैसे रख दिया, मैंने क्लासिफिकेशन की हेल्प से रखे, मैंने इनको क्लासीफाई कर लिया मैमल्स, बर्ड्स और एम्फीबिया में। तो क्लासिफिकेशन यही करता है कि इजली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बेसिस पर कॉन्वीनिएंट कैटेगरीज में रख दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को। ये जो मैमल्स है ये कैटेगरी है, बर्ड्स भी कैटेगरी है, एम्फीबिया भी कैटेगरी है। कैटेगरीज के बारे में अभी फर्दर समझाऊंगा बहुत मज़ेदार तरीके से। मैमल्स को, बर्ड्स को, एम्फीबिया को भी क्या बोल सकते हैं, ये कॉर्डेटा होते हैं।
हमने इनको फर्दर क्लासीफाई कर लिया। अब क्लासिफिकेशन के भी अपने पास अलग अलग टाइप दिए हुए हैं अपनी एनसीईआरटी में, जो अगेन आगे पीछे हैं, सब ऑर्डर में नहीं है, तो मैं इन्हें एक जगह पर लिखता हूँ। सबसे पहला आता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तीसरा आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, चौथा आता है न्यूमरिक क्लासिफिकेशन। अब इन चारों क्लासिफिकेशन के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आया प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। पर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या था, अर्लीस्ट था, सबसे पहले आया। इसको दिया कैसे गया, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म उनके यूज के बेसिस पर दिया गया। जैसे कुछ को ऑयल यील्डिंग में रख दिया गया, एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया, कुछ प्लांट्स को मेडिसिनल की कैटेगरी में रख दिया गया, कुछ को स्पाइसेस की कैटेगरी में रख दिया गया। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया, अलग अलग क्लास में इन्होंने डिफाइन कर लिया। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ऑयल यील्डिंग में आप ले सकते हो मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन। मेडिसिनल में टर्मरिक, जिंजर, नीम, तुलसी, ये सब मेडिसिनल प्लांट होते हैं, दवा में यूज होते हैं। स्पाइसेस में टर्मरिक, जिंजर, क्लोव, तो ये स्पाइसेस में आते हैं। अब इसमें इस क्लासिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो गई, ये फेल क्यों हो गया, अगला हमें फर्दर क्लासीफाई क्यों करना पड़ा। तो टर्मरिक देखिए मेडिसिनल में भी आ जा रहा है, टर्मरिक स्पाइसेस में भी आ जा रहा है, जिंजर में आ जा रहा है, स्पाइसेस में जिंजर, और जिंजर यहाँ मेडिसिनल में भी आ जा रहा है। तो एक जो प्लांट थे वो कई क्लासेस में चले गए, उन्हें कई क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया गया, तो इसकी डीमेरिट हो गई। इसके बाद जो अपना अगला क्लासिफिकेशन आया वो आया आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन समझने से पहले मैं आपको एक दो टर्म इसमें समझा देता हूँ। किसी प्लांट में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये सब वेजिटेटिव पार्ट हो गए। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, केवल आता है फ्लावर। तो अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन समझते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने समझाया। अब इस क्लासिफिकेशन के पॉइंट समझ लेते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये बनावटी क्लासिफिकेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल अपीयरेंस पर बेस्ड होता है। और इसमें क्या करते हैं, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही लेते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, पूरी मॉर्फोलॉजी नहीं कंसीडर करते हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगला पॉइंट है इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का कि इस क्लासिफिकेशन में क्या कर दिया गया, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट कर दिया गया। मैंने वेजिटेटिव पार्ट आपको बता दिया क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, फ्लावर। अब आप समझिए, अगर इनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया, मान लीजिए उन्होंने एक वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया, उन्होंने क्या किया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर ले लिया कि भाई हमको क्या लेना, लीफ। उन्होंने लीफ लिया कि जिनकी हरी लीफ होती है उनको एक क्लास में कर दिया गया। और उन्होंने क्या किया, एक पार्ट ले लिया, फ्लावर ले लिया, जो येलो फ्लावर थे उनको एक क्लास में कर दिया, और जो रेड फ्लावर थे उनको एक क्लास में कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो ये मान लीजिए जिसमें हमने लीफ को लिया है, वेजिटेटिव पार्ट को कैरेक्टर समझकर क्लासीफाई किया है, उसमें मैंने लीफ को, एक प्लांट को रखा है एक सनलाइट में, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो हरा रहेगा, उसका कलर जो है लीफ का हमेशा हरा रहेगा। और मैंने उसी प्लांट को अगर अंधेरे में रख दिया तो उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो पत्ती पीली क्यों पड़ गई, इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट में क्या हुआ, जब उसको सनलाइट और सब कुछ इजली मिल रहा था तो फोटोसिंथेसिस कर रही थी और हरी थी। और दूसरी क्या हुआ, जब हम उसको अंधेरे में ले गए तो वो पौधा जो है उसका पत्ता पीला पड़ गया। और वहीं पे देखिए, अगर कोई लाल फ्लावर का प्लांट है, वो धूप में रखा है या अंधेरे में रखा है, उसमें फ्लावर रेड ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ये इजली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, इजली इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंजिंग इन्वायरमेंट। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये इन्वायरमेंट से जल्दी चेंज नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन को करने वालों ने इक्वल वेटेज दे दिया रिप्रोडक्टिव पार्ट को और वेजिटेटिव पार्ट को। ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है, सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स है भाई। स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं तो हम इनमें गलती कर देते हैं। सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, उसकी लाइनों से खोज कर लाए हुए हैं, सब आपको ध्यान रखना है। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इस क्लासिफिकेशन की डीमेरिट हो गई। डीमेरिट कैसे हो गई, क्योंकि देखिए जब आप पौधा धूप में रख रहे थे तो हरा रह रहा था, अंधेरे में रख रहे थे तो पीला पड़ जा रहा था पत्ता उसका। और
रेड फ्लावर रेड ही रह रहा था, येलो फ्लावर येलो ही रह रहा था, फ्लावर में चेंज नहीं आ रहा था। तो ये डिमेरिट हो गया, क्योंकि जो है जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो इजली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इस वजह से इनका क्लासिफिकेशन ये फेल हो गया। अब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने दो स्टेटमेंट दी हैं। लीनियस क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा है लीनियस क्लासिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही दूसरा है कि ये एक एग्जाम्पल था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। ये चीज़ ध्यान रखिए, पूछी जा सकती है। अब बात लेनियस साहब के क्लासिफिकेशन पर चल रही है, तो इनका भी क्लासिफिकेशन जो है समझ लेते हैं। लेनियस साहब ने क्या लिया, फ्लोरल कैरेक्टर्स को बेसिस बनाया अपना, और इन्होंने प्लांट को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर में क्या लिया था, स्टेमन को बेस माना था। स्टेमन को बेस माना और प्लांट किंगडम को, प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया? जिनके पास एक थे मोनोएंड्रिया, दो स्टेमन डायएंड्रिया, बहुत सारे हैं पॉलीएंड्रिया, नहीं है नॉन एंड्रिया। तो इन्होंने स्टेमन के बेसिस पर 24 क्लासेस में प्लांट को डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया लेनियस साहब ने। याद नहीं रखना, ये एक भी चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको, बस समझाने के लिए था। जिनके पास एक थे मोनोएंड्रिया, जिनके पास दो था डायएंड्रिया, जिनके पास बहुत से पॉलीएंड्रिया, जिनके पास था ही नहीं नॉन एंड्रिया। ऐसे इन्होंने 24 क्लासेस में प्लांट को डिफाइन कर दिया। हम इसको लेनियस साहब के क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन्होंने स्टेमन के बेसिस पर लिया। स्टेमन क्या होता है? मेल प्लांट का एंथर, ये मेल प्लांट में ही होता है ना। तो इन्होंने सेक्सुअल पार्ट, ये फ्लोरल कैरेक्टर कैसा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेसिस पर क्लासीफाई किया, इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। केवल सेक्सुअल क्लासिफिकेशन लीनियस साहब के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के लिए यूज हुआ था, जो इन्होंने एग्जांपल दिया था। तो कभी सवाल कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो समझ के करिएगा। उसके बाद अगले क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। लीनियस साहब के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आता है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था, इन्होंने कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी कंसीडर्ड। अभी आर्टिफिशियल में आप पढ़ के क्या आए हो कि केवल 1 और 2 कैरेक्टर्स लिए थे, इन्होंने लेकिन कंप्लीट मॉर्फोलॉजी के लिए पूरे कैरेक्टर्स को लिया। ठीक, इसको दिया किसने? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखेंगे। तो बेंथम एंड हुकर साहब ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी को तो कंसीडर किया ही, साथ में इन्होंने इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया अपने क्लासिफिकेशन देने के लिए। इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, और फाइटो केमिस्ट्री को भी कंसीडर किया है। क्या किया इन्होंने मॉर्फोलॉजी को तो कंसीडर ही किया भाई अपना क्लासिफिकेशन देने के लिए, इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया। इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब माइक्रोस्कोपिक, भाई इन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्लासीफाई किया। इन्होंने एनाटॉमी को कंसीडर किया, उसमें कैसे एम्ब्रियोलॉजी हो रही है, फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे हो रहा है, उसको भी इन्होंने क्लासिफिकेशन में अपने कंसीडर किया। फाइटोकेमिस्ट्री भी कंसीडर किया कि उसमें उनमें केमिकल्स कैसा हो रहा है किसी स्पीसीज में, उनके बेसिस पर भी क्लासीफाई किया। नेक्स्ट लेवल पर ये लेकर गए। ये क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक,
दूसरा होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मतलब हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। तो जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया भाई, इन्होंने देखो क्या क्या ले लिया, मॉर्फोलॉजी ले लिया, इंटरनल फीचर्स ले लिए, इन्होंने एवोल्यूशन तक की हिस्ट्री को कंसिडर कर लिया। तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और अभी तक माने जाने वाला क्लासिफिकेशन है। इसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होते हैं। जो अगला अपना क्लासिफिकेशन आता है, अगला क्लासिफिकेशन है न्यूमरिक क्लासिफिकेशन। अपना आ गया चौथा और आखिरी क्लासिफिकेशन, न्यूमरिक क्लासिफिकेशन। न्यूमरिक क्लासिफिकेशन, इसी को हम फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इस क्लासिफिकेशन का बेसिक है नंबर्स। हम नंबर्स लेते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर को नंबर्स देते हैं, उनके बेसिस पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं भाई क्लासिफिकेशन के लिए, और हम हर कैरेक्टर को नंबर दे देते हैं, उसको कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और डाटा प्रोसेस कर देते हैं। इस तरीके से हम एक टाइम पर बहुत सारे कैरेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं भाई। 100 हज़ारों हज़ारों कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है, और फिर बाकी काम सारा कंप्यूटर के ऊपर है। वो डाटा प्रोसेस करेगा और इनको क्लासीफाई कर देगा। तो ये अपना जो क्लासिफिकेशन के चारों टाइप्स ख़त्म हो गए। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ पर। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होती हैं? वो कैटेगरीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब हम जब ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करते हैं तो उसको एक के बाद एक कैटेगरीज में रखते जाते हैं। जैसे आप कोई टॉपिक लिखते हो तो हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर पैराग्राफ, इस तरीके से आप करते जाते हो। उसी तरीके से कैटेगरीज भी होती हैं। 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज होती हैं। इन 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज के बिना अपना क्लासिफिकेशन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इन कैटेगरीज के बिना हो नहीं पाएगा, मुश्किल नहीं होता है, नामुमकिन है, होगा ही नहीं। और ये 7 कैटेगरीज कौन सी हैं? किंगडम, डिवीज़न, अगर प्लांट्स के केस में बात कर रहे हो तो डिवीज़न, एनिमल के केस में बात कर रहे हो तो फाइलम, तीसरा है क्लास, चौथा है ऑर्डर, पाँचवां फैमिली, छठवां जीनस और सातवां स्पीसीज। ये 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज हैं और जो कि आपको सीरियल में याद होना चाहिए। किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इनको याद करने के लिए मैंने थोड़ी ट्रिक बनाई है, आप याद कर सकते हैं। किंग डेविड का ऑर्डर, फाइनली गन सप्लाई। किंग डेविड का ऑर्डर आ गया है, फाइनली गन सप्लाई होगी। अब इन कैटेगरीज को समझ लेते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। क्या मैंने इसका नॉमेनक्लेचर सही लिखा है? जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल एम, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल आई, सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखा है, सही है। इस मैंगीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल सर से हम लोग इसको शुरू करते हैं समझना। तो सबसे पहले अपनी कौन सी कैटेगरी आएगी? किंगडम। मैंगीफेरा इंडिका कौन से किंगडम का ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है? तो इसको हम बोल सकते हैं ये प्लांटी में आता है। कौन से किंगडम में आता है? प्लांटी में। उसके बाद अपना आता है डिवीज़न। मैंने बोला प्लांट के लिए हम लोग डिवीज़न का यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए हम लोग फाइलम का यूज करते हैं। कौन से डिवीज़न में आएगा? स्पर्मेटोफाइटा में आता है। स्पर्मेटोफाइटा मतलब होता है सीड बियरिंग। सीड बियरिंग में और कौन कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद आ गया क्लास। तो मैंगीफेरा इंडिका कौन सी क्लास का प्लांट है? ये आता है डाइकोटिलिडनी में। कौन सी क्लास में आता है? डाइकोटिलिडनी में। क्लास हो गया। इसके बाद आता है ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर आता है? ऑर्डर है सैपनी डेल्स। कौन सी फैमिली है? फैमिली है एनाकार्डेसी। कौन सा जीनस? मैंगीफेरा। कौन सी स्पीसीज? तो केवल इंडिका नहीं लिखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका लिखेंगे। अब ये जो लेफ़्ट साइड में है इनको बोला गया है कैटेगरीज, और ये जो राइट साइड में है इन पूरे को बोला जाता है टैक्सॉन। एक सिंगल को टैक्सा, एक सिंगल उठाओगे तो इसको टैक्सा बोलेंगे। और आपको पता है क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन, क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये हिरार्की ऑफ स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब हम लोग किंगडम से मूव कर रहे हैं डिवीज़न की तरफ।
हम एक स्टेप नीचे आ गए। फिर डिवीज़न से क्लास की तरफ जा रहे हैं तो एक स्टेप और नीचे आ गए। इसी तरीके से ऑर्डर एक स्टेप नीचे आ गए। तो ये स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप्स को क्या बोलते हैं? रैंक। अब आप देखिए अपने यहाँ जो इंडियन पुलिस होती है उसमें भी रैंक ऑफिसर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं सिपाही, कांस्टेबल्स, फिर सब इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर, फिर डीजीपी, बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो हर एक स्टेप जो है रैंक को डिफ़ाइन करता है, जैसे उसमें रैंक होती है। पुलिस वाला मैंने जो एग्जांपल लिया। अब आप जब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे स्पीसीज से, आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे डिक्रीज करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हुआ कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, इनको आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें आप देखिए इस वाले पेज में भी क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, हिरार्की ऑफ स्टेप्स है, जिसमें हर एक स्टेप रैंक या कैटेगरी को डिनोट करता है। तो आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये चीज़ें समझ ली। अब टैक्सोनॉमी का एक स्टेप और आगे चलती है सिस्टमेटिक। ये एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी की, जिसमें हम लोग टैक्सोनॉमी तो पढ़ते ही हैं, टैक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं। उनमें आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, वो कैसे इवॉल्व करते हुए आगे बढ़े हैं, और सिस्टमेटिक दिया था कैरोलस लीनियस ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टैक्सोनॉमी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। देखिए सबसे पहले टैक्सोनॉमी आती है साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरी है केमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, जब हम सेल के कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, तो ये साइटोटैक्सोनॉमी में आती है। केमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? जब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किसी प्लांट के केमिकल, उसमें कैसे केमिकल हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, तो उसको केमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। अब टैक्सोनॉमी ख़त्म हो गई, अब आते हैं क्लासिफिकेशन के भी डिफरेंट टाइप्स। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए तो अभी तक हम लोगों ने टैक्सोनॉमी और कितने टाइप की टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी में क्या स्टडी करते हैं, वो हो गया। अब इन टैक्सोनॉमी के बेसिस पर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने क्लासिफिकेशन दिए। तो सबसे पहले अरिस्टोटल साहब आते हैं, क्लासिफिकेशन देते हैं, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। तो बोलोगे भैया हमें इतने सारे किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक में काम नहीं चल पा रहा था। तो जैसे जैसे हम अपनी हिस्ट्री में आगे बढ़ते गए, हम इवॉल्व करते गए, हमारा नॉलेज, हमारी चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती गई, तो क्लासिफिकेशन भी बढ़ते गए। जो पुराने वाले क्लासिफिकेशन होते थे उनमें कुछ कमियाँ होती थी तो लोग नए क्लासिफिकेशन बना देते थे, फिर उनमें भी कोई कमी होती थी तो आगे और लोग उसे सुधारते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिस्टोटल आते हैं पिक्चर में, जो अपना पहला क्लासिफिकेशन देते हैं, जो कि ज़्यादा साइंटिफिक रूल बेसिस पर है। इसके पहले आप लोगों ने देखा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस पे नहीं होते थे। ये सिंपल मॉर्फोलॉजिकल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस बनाकर क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने प्लांट्स को 3 क्लासेस में डिफ़ाइन किया, ट्रीज़ में, सब्स में और हर्ब्स में, और एनिमल्स को 2 में डिफ़ाइन किया, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी के बेस पर। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती थी उनको एक क्लास में रख दिया, जिनमें आरबीसी एब्सेंट थी उनको अलग क्लास में रख दिया। पहले इनके नाम भी बताए जाते थे लेकिन अब इनके नाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम लोग इसे यहाँ पर इग्नोर करके चल सकते हैं। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जिसे दिया था लीनियस साहब ने। अब लीनियस के बारे में यहाँ पर हम कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लीनियस साहब ने एक बुक लिखी थी स्पीसीज प्लांट्रम, इस बुक का नाम याद रखिएगा। ये 1753 में लिखी थी, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ये बुक का नाम आपको याद रखना चाहिए। और इन्होंने इस बुक में बोला एल्गी को 14 क्लासेस में डिफ़ाइन कर दिया जो कि करेंटली एल्गी में पढ़े जाते हैं, और लीनियस साहब को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लीनियस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बोला सेल वाल को बेसिस बनाया। इन्होंने बोला जिनके पास सेल वाल प्रेजेंट है वो प्लांट वाले क्लास में आएंगे, जिनमें सेल वाल एब्सेंट है उनको अलग क्लास रख दिया एनिमल्स की। अब इनमें डिमेरिट भी थी, जब 2 ही क्लास बनाएंगे भाई तो बहुत इसमें डिमेरिट हो जाती है। जैसे पहली डिमेरिट क्या थी, जब इन्होंने 2 ही क्लास बनाया, एक प्लांट्स और एक एनिमल, तो इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया। अब प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, अपने एनसीईआरटी में बैक्टीरिया के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल देके उन्होंने जस्टिफाई किया हुआ है, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एक ऐसा है, ये प्रोकैरियोट्स है, इनको इन्होंने प्लांट्स के साथ रख दिया। प्लांट्स कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ये इनकी डिमेरिट थी। दूसरी डिमेरिट क्या थी, इन्होंने यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म से उनको और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया। अब एनसीईआरटी में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों एल्गी में आते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनको रख दिया स्पायरोगाइरा के साथ। स्पायरोगाइरा कैसा है, ये मल्टी सेलुलर है।
और प्लांट्स के साथ रख दिया गया। एनसीईआरटी में केवल स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला का नाम लेकर इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम इस पॉइंट में क्या समझेंगे, इन्होंने यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास जैसे कि क्लोरेला, इनको रख दिया प्लांट्स के साथ और स्पाइरोगायरा के साथ जो कि मल्टी सेलुलर थे। इनकी तीसरी डीमेरिट क्या थी, इन्होंने फोटोसिंथेटिक और जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको भी साथ में रख दिया। अब फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और फंजाई अपना जो है ये सैप्रोफिटिक होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है खाने पीने के लिए। तो इनको भी इन्होंने साथ में रख दिया, अलग नहीं कर पाए, तो ये इनकी डीमेरिट थी। तो आगे लोग आगे पढ़ाई लिखाई किए, उनका जो सोचने का और समझने का तरीका था वो इवॉल्व हुआ। तो और साइंटिस्ट आए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद अपने हैकल साहब आए, इन्होंने बोला कि भाई लिनियस साहब की सारी बात सही है, हम प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासीफाई करेंगे सेल वॉल के प्रेजेंस पे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो डीमेरिट थी उनकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाली, तो इन्होंने केवल यूकैरियोट्स को पकड़ा और एक अलग ही ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा। तो अभी तक हम प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ रहे थे, अब एक और ग्रुप आ गया, कौन सा, प्रोटिस्टा। तो इन्होंने जितने भी यूकैरियोट थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको पकड़कर प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी डीमेरिट्स बची रह गई। इन्होंने तो केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग किया, अभी तो प्रोकैरियोट्स अलग होने बाकी हैं, है ना। तो फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कोपलैंड साहब आए, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। इन्होंने जितने प्रोकैरियोट्स थे सबको पकड़ा और इनको मोनेरा में रख दिया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो अभी तक कितने ग्रुप हो गए, एक तो प्लांट्स जिनमें सेल वॉल थी लेनियस साहब के हिसाब से, जिनमें नहीं थी उनको एनिमल। हैकल साहब के हिसाब से जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको किस में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। कोपलैंड साहब आए, इन्होंने क्या बोला, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सबको किस में रख दो, मोनेरा में। तो कितने क्लास हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद आया RH विटेकर साहब, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाल दिया। इन्होंने एक स्टेप और आगे की सोची और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है प्रपोज किया। RH विटेकर साहब, इन्होंने किया था 1969 में, 1969 में। इम्पॉर्टेंट है ईयर भी और नाम भी इम्पॉर्टेंट है। विटेकर साहब ने क्या देखा कि अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन बचा रह जा रहा है। कोपलैंड साहब और हैकलैंड साहब जो नहीं कर पाए उसको इन्होंने कर दिखाया। इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो फंजाई होते थे उनको प्लांट से अलग कर दिया, फंजाई को इन्होंने प्लांट से अलग कर दिया। RH विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखी, इन्होंने बेसिस क्या बनाया। इन्होंने पहली बेसिस रखी सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि उस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सेल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल बोल सकते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स है तो आपको पता है, यूकैरियोट्स है तो आपको पता है। अगर जो प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में रख दिया किसने, कोपलैंड साहब ने। हैकल साहब ने जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया था, पीछे आप पढ़ के आए हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने क्या लिया, थैलस, कि उसका थैलस कैसा है, थैलस मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है। दूसरा बेसिस था RH विटेकर का। अगर यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में आ गए, मल्टी सेलुलर जो बचे हुए रह गए। अब तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसको इन्होंने बेसिस मानकर फंजाई को प्लांट से अलग कर दिया था। चौथा बेसिस जो था रिप्रोडक्शन, और पाँचवां फाइलोजेनी। ये पाँचों आपको नाम इनके पाँचों को याद रखने हैं, इस बेसिस को इंपॉर्टेंट है कि सेल स्ट्रक्चर लिया, थैलस लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और पाँचवां था फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में क्या था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, वो आपस में कैसे एवोल्यूशनरी कनेक्टेड है, जो कि मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा जब ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्मे पढ़ेंगे तब समझेंगे। आज के लिए ये वीडियो जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू।